औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाले सीज़ फायर के मुतालिक। तो बेशुमार प्रेडिक्शंस मैंने इस जंग के बारे में आपके साथ शेयर की। मैंने आपको बताया कि इसराइल का जायचा जो है मुझे कमज़ोर दिखाई देता है, जबकि ईरान का जायचा मजबूत दिखाई देता है। ईरान में तबाही ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ईरान बहुत मजबूती से रिएक्शन लेता दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा मेरी वो प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई। मैंने आपके साथ वाज़ेह तौर पर ये प्रेडिक्शन शेयर की थी कि अगर इस वक्त मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते तो मैं इन सब को जंग की लपेट में देख रही हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मुस्लिम ममालिक को अब होश आया जब ईरान ने कतर में अमेरिका के अड्डों पर हमला किया, तो फौरी तौर पर कतर ने सालसी का किरदार अदा किया और जंग को रोका। और मैंने ये बताया था कि ये 3 मंथ एक्टिव है, इनमें कोई भी सीज फायर करवा सकता है। यहाँ पर किसी को एक कदम उठाने की ज़रूरत है और ये जंग रुक जाएगी। लेकिन ये 3 मंथ अगर गुजर जाते हैं तो उसके बाद मुझे इसमें एक बड़ी तबाही नज़र आती है। वो किस तरह से आती है मैं आपको वो भी प्रेडिक्शन अभी शेयर करूंगी, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में, जिस तरह मेरी हमेशा पेशगोइयाँ होती हैं मैं उसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाज़ेह अल्फाज में पेशगोई करूंगी। क्योंकि उसमें पेशगोई देखें, ये एक इल्म है, इसमें गलती के चांसेस होते हैं। अगर कोई पेशगोई गलत हो जाती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा काम है सीधी सीधी बात आप लोगों के साथ शेयर करना। गलती होती है और गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, उसमें कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ कि इंसान खता का पुतला है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि मुझे ईरान अमरीकी अड्डों पर हमला करता हुआ दिखाई देता है। ईरान ज़रूर उन पर हमला करेगा। और आप देखें कि जैसे ही अमरीकी बेसिस पर हमला किया गया तो फौरी तौर पे ट्रम्प साहब का ट्वीट आता है और वो बताते हैं कि सीज़ फायर हो गया। अब सीज़ फायर हो गया, बिल्कुल हो गया, ये एक अच्छी बात है, खुशी की खबर है कि जंग रुक गई है। और एक आप लोगों को मैं बात बताती हूँ कि जब जंग किसी मकसद के लिए लड़ी जाए और वो 5% भी आप अपना मकसद हासिल कर लेते हैं तो जंग को रोक देना ही मुनासिब है। जंग को लंबा लेकर जाना मुनासिब नहीं। एक बात के रजीम चेंज के लिए ये जंग लड़ी गई थी। इस जंग के लड़ने का मकसद क्या था? रिजीम चेंज। और मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया था कि मुझे रिजीम चेंज होती नहीं दिखाई देती। क्या इसराइल अमेरिका रिजीम चेंज कर पाए? पूरी दुनिया में इसराइल और अमेरिका की लॉबी को बहुत मजबूत माना जाता है और कहा जाता है कि इससे स्ट्रॉन्ग कोई लॉबी नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियर वर्ड में कहा था इसराइल का जायचा बहुत कमज़ोर है, नेतन्याहू का जायचा बहुत ख़राब पोजीशन में है, प्लानिटरी पोजीशन बेहतर नहीं है, ट्रांजिट अच्छा नहीं है, उनकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं। तो उनका ये सबसे गलत फैसला था। 2 बार इसराइल और अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी। पहली बार जब उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग का आगाज़ किया था, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सुपर पावर है, वो शर्मिंदगी कम ही महसूस करते हैं। और उसके बाद दूसरा ईरान और इसराइल की जंग में एक बार फिर इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन खैर बहुत अच्छे अंदाज में अमेरिका ने सीज़ फायर करवा दिया। अब ये सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन मुझे लगता है ये एक धोखा है, एक फ्रेब है। चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बाकी वल्लाह आलम चीज़ें हो सकता है कि मेरे से ही कुछ मिस्टेक हो रही हो, लेकिन मुझे ये एक धोखा फ्रेब नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्स का नेक्स्ट ट्रांजिट जो कि हो रहा है विर्गो में, ईरान के नेरोटो के साथ वो मिलेगा। उस वक्त मैं वहाँ पर बड़ी एटॉमिक एक्टिविटी देखती हूँ। ठीक है, अब था जोहरी तवानाई को ख़त्म करना, जोहरी तनसीबात को ख़त्म करना या जोहरी कुव्वत जो है उसको ख़त्म करना, तो क्या ये हो पाया? नहीं। कौन सा हदफ जो है जंग में हासिल कर पाए? कुछ भी नहीं।
लेकिन ये जंग रोक दी गई। क्यों? क्योंकि इस वक्त ईरान का स्ट्रेट फॉरवर्ड आना और अमरीकी अड्डों पर हमला करना, और सेकंड अबनाए हरमज को बंद करना, जो कि मैंने आपको 30 दिसंबर 2024 को पेशगोई की थी कि अबनाए हरमज में बंद होती देख रही हूँ। तो उसको बंद करना एक दफ़ा मैशत को एक बहुत बड़ा दचका लगाना था। और यहाँ पर इस बात को तो ईरान और अमेरिका समझ चुके थे कि इसराइल हटने वाला नहीं, और इसराइल जो है वो उसका बेशक कुछ भी ना बचे, लेकिन वो एक बार हमें डिस्टर्ब कर देगा, और सुपर पावर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का भी बायस बनती है, और उनकी इकोनॉमी भी बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है अगर इस तरह का इवेंट होता है। तो अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है 13 जुलाई को, और सैटर्न क्या है? कर्मा प्लैनेट है, एक्टिंग प्लैनेट है, जो हम काम करते हैं वो सैटर्न से शो होते हैं। और इस वक्त सैटर्न और नेपच्यून की डिग्रिकली कंजक्शन चल रही थी, जिसने सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ को उबारा। इसके अलावा उसमें पुराने अकायद को ख़त्म करने की कोशिश की, न्यू अकायद बनाने की कोशिश की, लॉबी चेंज करने की कोशिश की, सब कुछ किया गया, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून की कंजक्शन चल रही है, और ये बड़ी रेयर कंजक्शन है, और 35 साल के बाद तकरीबन ये कंजक्शन होती है। और इस कंजक्शन में बहुत सारे काम करने की कोशिश की गई जो कि मुकम्मल नहीं हो पाए। जैसे ही सैटर्न 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि उल्टी चाल चलेगा, उस वक्त जो हमने एक्ट किए हैं वो हमारे मुंह पे वापस मारे जाएंगे। ठीक है, उनका हमें रिजल्ट मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो जंग है ये एक धोखा है, ये एक फ्रेब है, और ये मुझे दोबारा जो है जंगी सूरत हाल बनती दिखाई देती है, दोबारा यही चीज़ें सर उठाती दिखाई देती हैं, और मुमकिन है कि किसी और फॉर्म में चली जाएं, क्योंकि इसराइल का इस वक्त 8th हाउस एक्टिव है। इसराइल टिक कर नहीं बैठेगा, वो किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई काम स्टार्ट किए रखेगा। और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान का भी एक्टिव है प्लैनेट, और जिस वक्त सीज फायर किया गया उसका चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 2nd, 4th और 8th हाउस एक्टिवेट है, 11th हाउस एक्टिवेट है। ईरान ने के लगन में मून पड़ा हुआ है। ईरान ने जो है इमोशनल होकर फैसला तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे। इसके अलावा उनकी अवाम, उनकी सरजमीन, उनको ये लगता है कि उन्होंने गेन कर लिया, और अपनी इकॉनमी को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इस वक्त इस मुआहदे को कर तो लिया है, लेकिन जैसे ही एक चिंगारी उठेगी वो दोबारा से इन चीज़ों को भड़का सकती है। लेकिन ईरान के चार्ट में अभी भी मुझे डिस्टर्बेंस, फ्लक्चुएशंस दिखाई देती हैं। तो अब वो पता नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर ही दोबारा जंगी सूरत हाल बन जाए, यहाँ फिर किसी और फॉर्म में एक्टिवेट हो जाए। बहरहाल ये चीज़ें मुझे एक्टिवेट होती दिखाई दे रही हैं। और जैसे मैंने बताया था कि पूरा खित्ता जो है वो एक जंग की लपेट में आता दिखाई दे रहा है। ईरान की अगर बर्थ चार्ट की बात की जाए ना, तो वहाँ पर राहु और मून की दशा चल रही है, और ये बात जहन में रखें कि राहु की जब भी दशा चलती है, राहु जब भी एक्टिवेट होता है, तो वो समझ लें आपकी एक कमेटी डल गई है जिसने निकलना ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सूरत हाल है फिलहाल। इमोशनल होके जहनी टेंशन, स्ट्रेस वगैरह जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं, उसके बायस ये काम कर लिया गया। इसराइल को भी मज़ीद अभी मैं जंगी सूरत हाल में देख रही हूँ। इसराइल में भी मुझे जो है वो बहुत बेहतरी नज़र नहीं आती, हालात बदलते नज़र नहीं आते। और इसके अलावा मैं देखती हूँ कि जुलाई अगस्त जो है ये वो टाइम है जब मार्स की कंजक्शन दोबारा से होगी। मार्स जो है वो विर्गो में ट्रांजिट करेगा, उस वक्त भी एक बार हालात मुझे डिस्टर्ब होते दिखाई देते हैं। अब वो किस फॉर्म में डिस्टर्ब होते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी फ़िलहाल मैं देखती हूँ कि मज़ीद मशरिक़ वुस्ता में टेंशन बनी रहेगी, कोई नई सूरत हाल ऐसी सर उठा सकती है जो एक दफ़ा फिर एशिया में हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे। और यहाँ बिलखसूस मैं जर्मनी और चाइना वगैरह को भी जंग की लपेट में देख रही हूँ, और किसी न किसी तरह से इनके लिए भी टेंशन बन सकती है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये साल आग और पानी का साल है, यहाँ आग और पानी बढ़ाकर दार अदा करेंगे। तो वो आप देख रहे हैं कि पूरे साल में आग और पानी किसी न किसी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। और अब जो है पाकिस्तान में मैं देखती हूँ कि कुछ राहु का ट्रांजिट जो वेदित कर रहा है कुछ एरियाज़ को, उनके
इनके ऊपर मैं डिटेल में प्रेडिक्शन बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल छोटी सी प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और आपको पता है आने वाले दिनों में बारिशों वगैरह एक्सपेक्टेड हैं, और मुझे लगता है कि इस बारिशों के सिलसिले से जो है फिल वक्त सैलाब का ख़तरा है। पंजाब से कश्मीर से पंजाब तक ये एरियाज़, ये एक पट्टी मुझे मुतासिर होती दिखाई दे रही है। सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए भी आपको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। लाहौर में भी इस तरह की सिचुएशन नज़र आ सकती है। बाकी जो एक ऑपरेशन किया गया बसारतुल फतह, उसमें एक बार अरब के ममालिक जो हैं इसमें मुतासिर हुए, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी कि अगर हम तमाम कंट्री इस वक्त मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। तो इस ऑपरेशन में जब 200 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किया गया तो फौरी तौर पर अमेरिका को होश आया कि उन्हें इस ऑपरेशन को रोकना चाहिए, और फौरी तौर पर सीज़ फायर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि सीज़ फायर जब हुआ, 8th हाउस जो हिडन चीज़ों का, खुफिया चीज़ों का है, वो एक्टिवेट है, और मैं समझती हूँ कि ये हकीकत में सीज़ फायर नहीं है। चले पाकिस्तान और इंडिया का हुआ वो तो रुके गए, अभी तक वो एक दूसरे पर बैठे हैं, लेकिन इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बेहतरी नज़र नहीं आती है, ना पर कोई पानी का मुआहिदा बेहतर होता नज़र आता है। क्या हुआ, जो हमारा शिमला मुआहिदा वो अभी तक वहीं पे लटका हुआ है, कुछ उसका नहीं हुआ। नहरों का निज़ाम वहीं पे है, वो तो पाकिस्तान की शराफत है जो चुप करके बैठा हुआ है, और इंडिया हर वक्त कोई ना कोई जो है टैक्टिक्स यूज़ करता रहता है कि किसी तरह से दोबारा मसला बनाया जाए। बहरहाल जो हमारा उसमें कश्मीर का तनाज़ा था उसको भी हल नहीं कर पाए, कहीं पर कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, सिर्फ और कुछ देर के लिए जंग रुकी हुई है। इसी तरह मैं ईरान में भी देखती हूँ, अहदाफ कोई भी नहीं हासिल कर पाया इसराइल। लेकिन जब अमेरिका पर हाथ आया तो अमेरिका ने फौरी तौर पर सीज़ फायर को तरजीह दी, लेकिन ये बात डन है कि अमेरिका इस पर खामोश नहीं रहेगा। यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एक कंट्री की तरफ से इंसल्टिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। तो मुझे जो सिचुएशन लगती है इस वक्त, जो प्लेंटी पोजीशन, जो दशा है, वो इस पर इशारा दे रही हैं कि ये लोग टिक कर नहीं बैठेंगे, और उसका ज़रूर कोई रिएक्शन लिया जाएगा, और वो रिएक्शन इंतहाई सख्त होगा। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इसका हमें नतीजा नज़र आता है। बाकी इस वक्त इस जंग का नतीजा अल्टीमेट क्या होगा, क्योंकि आगे ज़ाल और नेपच्यून की इस चार्ट में डिग्री कंजक्शन मौजूद है, और इस चीज़ को वाज़ेह करती है कि यहाँ पर फ़िरका वारियत जो है उसका ख़ात्मा हुआ, और एक रूहानी इस्तेहसाल जो है उसका पर्दा फाश कर दिया गया। नई तहरीकें जन्म लेंगी, नए तरीक़ेकार, नए मजहबी टैक्टिक इस्तेमाल किया जाएगा। पुराने फरसुदा निज़ामात का मैं ख़ात्मा देखती हूँ। तो ये वक्त जो है, बहरहाल मेरी तो दुआ है कि ये सीज़ फायर कायम रहे और इसमें आइंदा परेशानी ना बने। लेकिन चूँकि हमने बात करनी होती है सियारों की पोजीशन पर, तो सियारों की पोजीशन मुझे कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रही है। बाकी इन चीज़ों पर मज़ीद बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।